गुड इवनिंग वेल विशर्स। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब सीरीज़ में, जिसको हमने साइंस से शुरू किया है और आने वाले टाइम में हम आपके लिए और भी अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आएंगे। आज के टॉपिक को हम एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी से शुरू करेंगे एंड मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को बोर ना करूं। एंड इन केस अगर आप थोड़ा बोर हो जाते हैं तो फिर आप मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखें। आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आते आते आपका बोरिंग मूड जो है वो रिफ्रेशिंग मूड में चेंज होगा। एंड वो कैसे, वो मैं आगे बताती हूँ। स्टोरी शुरू करें। ओके। ये स्टोरी एक बादशाह की है जो एक बार एक रोड से गुजर रहा था। रास्ते में उसने देखा रोड के बिल्कुल सेंटर पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। उसने सोचा मैं देखता हूँ ज़रा क्या इस पत्थर को कोई हटाएगा यहाँ से या नहीं। और उसके लिए वो पास में ही साथ में कहीं छुप गया और वहाँ से देखने लगा। सबसे पहले लोग जो वहाँ से गुजरे वो उसके ही कुछ मर्चेंट्स थे। उन्होंने पत्थर देखा और सिंपली वहाँ से चले गए। बाद में जो दूसरे लोग आए उन्होंने पत्थर तो हटाना दूर की बात, बल्कि उल्टा वो बादशाह को ही ब्लेम करने लगे कि बादशाह ने ही रोड्स को प्रॉपरली मेंटेन करके नहीं रखा, इनकी प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन नहीं की। और फाइनली वहाँ से एक पीजन गुजरा। उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स थी। उसने जैसे ही उस पत्थर को देखा, अपनी सारी वेजिटेबल्स उसने नीचे रोड पर रखी और कोशिश करने लगा उस पत्थर को हटाने की। इट वॉज़ नॉट ईजी क्योंकि पत्थर जो था काफ़ी बड़ा था, बट फाइनली वो उसको हटाने में कामयाब हो गया। और जब वो उसने अपनी जो सब्जियां नीचे रखी थी वो उठाई और अपना पर्स भी था वहाँ पे, वो जब उठाया उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स देखी। तो इस तरह से बादशाह ने उसको दिखा दिया कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, वो एक्चुअली हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम सबको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि होप लूज़ करना चाहिए। हमेशा हेल्पिंग टू अदर्स रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। एंड बिलीव मी, जब आप लोगों का अच्छा सोचेंगे आपको खुद के लिए अच्छा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ जो है अच्छा सब कुछ जो भी होगा अच्छा ही होगा एंड वो भी नेचुरली हो जाएगा खुद ब खुद। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। एंड अगर मैंने आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया हो तो आई एम सो सॉरी। हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। अब हमारे आज का जो टॉपिक है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ का ही एक पार्ट है, विच विल बी अबाउट बैक्टीरियल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में बैक्टीरियल डिजीज़ भी आती है, वायरल डिजीज़ भी आती है, फंगल भी आती है एंड प्रोटोजोन भी आती है। आज में हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे डैट विल बी अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज़। और शुरुआत हम करते हैं, जो पहली रहेगी बैक्टीरियल डिजीज़, डैट इज़ टाइफॉइड। टाइफॉइड एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफाई उससे होती है। क्योंकि ये सभी की सभी जो भी डिजीज़ इसमें कवर होगी इस वीडियो में वो बैक्टीरियल डिजीज़ के ही है, तो जो भी इनका पॉजिटिव एजेंट होगा वो बैक्टीरिया होगा। नाउ इंक्यूबेशन पीरियड, आगे बढ़ने से पहले हम इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि इसका यूज़ सभी डिजीज़ में है। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, जब भी वो बॉडी में एंटर करते हैं उस वक्त से लेकर जब तक वो उस डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स शो करने लग जाते हैं, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अभी हम टाइफाइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड है, टाइफाइड जो डेज लेती है वो 7 से लेकर 10 डेज तक लेती है अपनी डिजीज़ में कन्वर्ट होने के लिए। इसका पीरियड रहता है 7 to 10 डेज। एंड इसके जो सोर्सेज रहते हैं ज़्यादातर जिससे ये डिजीज़ होती है, वो अगर कोई भी कंटामिनेटेड फूड होगा, पानी होगा, फ्लाइज या फिर फोमाइटिस, उससे ही इसके ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और इसके जब साइंस और सिम्टम्स जो दिखते हैं किसी भी पेशेंट में जिसमें टाइफाइड हो जाए, सबसे पहले तो उसका फीवर काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड में चला जाता है और कभी कभी ठंड लगने लगती है, कभी गर्मी लगती है, डैट इज़ नोन एज द चिल्स एंड द राइगर्स। बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी काउंटिंग कम होने लगती है, और वाइट ब्लड सेल्स जिनका काम ही होता है इन्फेक्शन से बचाना, उनकी काउंट भी कम होने लगती है। साथ ही साथ एब्डोमिन में पेन होने लगती है एंड सिर दर्द, फ्रंटल वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा हेडेक होने लगती है। नोजिया के सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं, इन केसेस वॉमिटिंग हो जाती है। एनोरेक्शिया, एनोरेक्शिया होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो टाइफाइड के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब ऐसे इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है, कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि किसी भी पेशेंट में क्या टाइफाइड के साइंस हो सकते हैं। उसके लिए तो हम सबसे पहले उसके साइंस एंड सिम्टम्स को देखेंगे कि क्या उसमें साइंस दिखे। और सेकेंड एक टेस्ट आता है जो टाइफाइड के लिए स्पेशली किया जाता है, उसका नाम है विडॉल टेस्ट। एज यू कैन सी, आप पिक्चर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शो की है।
इसकी वजह से भी हम टाइफाइड का एंटीजन जो भी होता है उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। अब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं टाइफाइड को होने से, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन एंड द सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट होना चाहिए और उसकी डाइट का एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है, एक प्रॉपर मेंटेन रखनी उसकी डाइट को, एंड साथ ही साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना है। और जो सेकेंडरी प्रिवेंशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको करने से चीज़ों को रोका जा सकता है, डैट इज़ कि अगर कोई भी पेशेंट जैसे ही उसमें टाइफाइड के सिम्टम्स साइनस देखने को मिले, हमें उसे आइसोलेट करना चाहिए, मतलब अलग कर देना चाहिए बाकियों से, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, दूसरों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है और फिर एक हेल्दी एडल्ट भी बीमार पड़ सकता है। सेकेंड, जितने भी ओरोनेजल सेक्रेशन जैसे हैंकी वगैरह यूज़ करी तो उनको डिसइंफेक्ट प्रॉपर्ली डेटॉल या फिर सेवलॉन से करना चाहिए, और जो भी एक्सक्रेटा है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। और इम्प्रॉपरली फूड कुछ भी खाओ उसको इम्प्रॉपरली हैंडल नहीं करना है, और टाइफाइड के जितने भी पेशेंट्स दिखे उनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, एंड देन उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर उनका देना है। वैक्सीनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर उन लोगों में जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा क्राउड होता है या फिर कोई भी एपिडेमिक एरियाज होते हैं जहाँ पर इस डिज़ीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर होने के चांस पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे स्कूल्स में या फिर हॉस्पिटल्स में। ये कुछ प्रिवेंटेबल पार्ट्स है। नाउ ट्रीटमेंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ड्रग होती है, यू कैन सी द पिक्चर। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एक टेबलेट है और ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है टाइफाइड फीवर में, एंड दिन में 2 बार बीडी का मतलब दिन में 2 बार दी जाती है 500 mg 8 से लेकर 10 डेज तक। एंड कुछ बाकी जो ड्रग्स होते हैं जैसे ऑफ्लॉक्सिन भी प्रेफर की जाती है, और अगर कहीं पेन होगी तो जैसे एनाल्जेसिक्स हम देंगे, एनाल्जेसिक्स पेन के लिए दिए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में इबुप्रोफिन लेंगे। एंड अगर फीवर हो जाए तो फॉर डैट एंटीपायरेटिक्स दिए जाते हैं जैसे PCM, निमोस्लाइड। और कुछ वैक्सीन्स होती है टाइफाइड की, स्पेशली टैब वैक्सीन विच इज़ या तो मोनोवेलेंट टाइफाइड वैक्सीन होगी या फिर बाइवेलेंट टाइफाइड वैक्सीन एंड द ट्राइवेलेंट टाइफाइड वैक्सीन। इस तरीके से हम इस बीमारी को, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड ट्रीट कर सकते हैं। जो सेकेंड वन बैक्टीरियल डिजीज़ है कम्युनिकेबल डिजीज़ की, वो ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये लंग्स का प्राइमरी इन्फेक्शन है जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, लेकिन ये डिजीज़ जो है बाकी पार्ट्स पे भी इफेक्ट करती है, जैसे जॉइंट्स पे कर जाती है, लिम्फ नोड्स पे, स्किन पे, बोन्स पे, एंड बहुत सारे बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी कर जाती है। एंड ऑल्सो ये डिजीज़ एनिमल्स में भी इफेक्ट करती है और उनमें हम इसको एक नाम के से जानते हैं, डैट इज़ बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है इस डिजीज़ को डेवलप होने का, डैट इज़ 2 से लेकर 12 हफ्ते तक होता है। अब इसकी कुछ एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, जैसे एजेंट में हम इसको बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसकी वजह से ही ट्यूबरक्लोसिस होता है। और इसके सोर्सेज 2 सोर्सेज होते हैं, एक तो ह्यूमन सोर्स से फैल जाता है, दूसरा जैसे मैंने बोला एनिमल्स में विच इज़ बोवाइन सोर्स। ट्रांसमिशन कैसे होती है इस ट्यूबरक्लोसिस की? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कफिंग, स्नीजिंग, या फिर कोई भी यूटेंसिल्स लाइक प्लेट, कप या स्पून को शेयर करने से ये दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। और ज़्यादा हाई रिस्क में जो लोग रहते हैं डैट आर वो लोग होते हैं जो माल न्यूट्रिशन होता है, जिनमें प्रॉपरली वो न्यूट्रिएंट्स की वो इनटेक नहीं कर पाते हैं और वो माल न्यूट्रिशन हो जाती है उनमें, और उनमें ज़्यादा इसके हाई रिस्क बढ़ जाते हैं। साथ में उन लोगों में ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ में रहते हैं और जहाँ पर प्रिविलेंस जो ट्यूबरक्लोसिस की है वहाँ ज़्यादा होती है, उन जगहों पर भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क में रहते हैं, इसके होने के चांसेस वहाँ ज़्यादा रहते हैं। एज इन टाइफाइड जैसे कुछ सिम्टम्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिमिलरली ट्यूबरक्लोसिस के भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होने लगती है, एंड खांसी के दौरान अगर स्प्यूटम के साथ ब्लड आ जाए, और इवनिंग जो होती है, जैसे इवनिंग का टाइम आता है, जो बॉडी टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाता है, फीवर हाई ग्रेड में चला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, इवन मोर देन 100, एंड नाइट स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, एनोरेक्सिया जो मैंने पीछे बोला, लॉस ऑफ एपेटाइट, और लिम्फ नोड्स काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए हम जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग स्प्यूटम करवाना होता है। सेकेंड एक टेस्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्पेशली, विच इज़ नोन एज मॉन्टॉक्स टेस्ट। इसकी पिक्चर में मैंने शो करा है कि कब ये पॉजिटिव शो करता है एंड कब नेगेटिव शो करता है। Then the second one, last important, DOTS, which is directly observed treatment short course। एक ट्रीटमेंट थेरेपी होती है जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स में दी जाती है पर्टिकुलर टाइम में अंडर मेडिकल सुपरविजन। कमिंग टू इट्स प्रिवेंशन में सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम पहले ही डायग्नोस करें
विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिम्टम्स कि क्या इसके साइंस शो हो रहे हैं, उसको डायग्नोस करेंगे। एंड एज फॉर एज डायग्नोसिस हो गई तो फिर उसके बाद पेशेंट को अलग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैल सकती है सेकेंड पर्सन में। एंड वैक्सीनेशन BCG की, बैसिलस कामेट ग्यूरिन की दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में इसकी रिलेटेड जो भी लोगों में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो हेल्थ एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप एज वेल। इसकी ट्रीटमेंट में सेकेंड लाइन या तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स आते हैं। फर्स्ट लाइन में EIRP ड्रग्स आते हैं, डैट इज़ इथम्बिटोल, एंड इसको एब्रीवेट किया जाता है EMB। एंड सेकेंड इज आइसोनाइज्ड विच इज़ एब्रीवेटेड एज INH, एंड रिफम्पसिन जो RIF के नाम से एब्रीवेट की जाती है, एंड पायराजिनामाइड PZA। एज यू कैन सी, मैंने शो भी की है एक उसका स्ट्रिप का आपको स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें, इस मेडिसिन में कौन कौन सी इन दवाइयों का मिक्सचर होता है। एंड स्पेशली ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है। और ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी होता है कि केमिकली इसको बॉडी में केमिकल्स इंसर्ट किया जाता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बैसिलस कामेट ग्यूरिन दिया जाता है। जैसे वैक्सीन, वैसे एक कीमोथेरेपी में क्या होता है कि उसमें केमिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं ताकि जो इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जो पॉजिटिव एजेंट है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए एंड इस डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाए। सेकेंड लाइन में भी कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स आते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, केनामाइसिन एज यू कैन सी, एमोक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन, और भी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आती है जो सेकेंड लाइन में दी जाती है। थर्ड कम्युनिकेबल डिजीज़ जो बैक्टीरिया डिजीज़ है वो लेप्रेसी है। लेप्रेसी एक क्रॉनिक डिसेबलिंग डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से होती है। एंड लेप्रेसी को हम हैंसन्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको उसी ने डिस्कवर किया था, उसी ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। देन दैट्स वाई कि इसको हम उसके नाम से भी जानते हैं, हैंसन्स डिजीज़। और ये डिजीज़ भी ट्रांसमिट कर जाती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कफिंग, स्नीजिंग से, एंड डायरेक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, एंड फॉर्माइटिस से भी ये ट्रांसमिट होती है। लेप्रेसी का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा रहता है, 2 to 5 ईयर्स। सॉरी, मैंने यहाँ पे डेज लिखा है, बट इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 ईयर्स तक रहता है। ये ईजिली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, और इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी कि जो साइंस हमें देखने को मिलते हैं, एक तो स्किन पर हाइपोपिगमेंटेड पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, मैंने पिक भी दिखाई है आगे आप देख सकते हैं, या तो पार्शियल हो जाए, कोई भी सेंसेशन, कोई भी जहाँ पे होती है किसी अफेक्टेड एरिया में वहाँ की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। और प्रिवेंशन में इसका ही है, BCG वैक्सीनेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन एंड द रिहेबिलिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो पॉबेसिलरी लेप्रोसी अगर है तो उसमें हम 100 mg डेप्सोन देते हैं प्लस रिफाम्पसिन 600 mg महीने में एक बार, और 6 मंथ्स तक ये प्रॉपरली फॉलो करना है। और अगर मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी है उसमें 100 mg डेप्सोन डेली देना पड़ता है, और साथ ही साथ 600 mg रिफाम्पसिन डेली देनी पड़ती है 2 हफ्तों के लिए, और उसके बाद उसको चेंज करना पड़ता है, क्लोफेज़ामिन में 100 mg महीने में एक बार देनी पड़ती है। मूविंग टू नेक्स्ट, पर्ट्यूसिस, जिसको हम वूपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होती है, जो एक बैक्टीरिया बॉडीटीला पर्ट्यूसिस से होती है, और काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग कफ होती है जो कि एक वूप की साउंड आती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मेनली देखा जाए तो 7 to 14 डेज़ तक रहता है, इसको डेवलप होने में 7 to 14 डेज़ लगते हैं। और इसके साइनस जिसकी वजह से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लगातार खांसी हो जाती है, फीवर होने लगता है, वॉमिटिंग, कन्वल्शंस मीन्स सडनली अटैक्स आने जाते हैं, इनएक्टिविटी हो जाती है नर्वस सिस्टम की, एनोरेक्सिया, वही लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाती है, साइनोसिस में क्या होता है कि स्किन जो है वो ब्लू पड़ जाती है। सबसे पहले तो नेल्स ब्लू होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर स्लोली पूरी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ब्लू कलर में चेंज होने लगती है, और सलाइवा का ड्रॉपिंग होता है फ्रॉम माउथ। और पर्ट्यूसिस को हम 2 तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम साइंस एंड सिम्टम्स से देखेंगे, सेकेंडली हम थ्रोट का कोई भी स्वैब लेंगे और उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा उसके इंसिडेंसेस के, उसके पूरा प्रॉपर उसका पीरियड का, कैसे उसके साइंस का सब कुछ पता चल जाता है कि वेदर इट इज़ अ पर्ट्यूसिस या फिर कोई दूसरी बीमारी है। पर्ट्यूसिस में ज़्यादातर खांसी ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हाइड्रेशन को मेंटेन करना और न्यूट्रिशन को प्रॉपरली मेंटेन करना, और हमारी अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेशन को मेंटेन करना, क्योंकि कफ के कारण क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इनएडुकेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और उसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी देना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है इन सम केसेस। और कुछ ड्रग्स जो हम इस पर्ट्यूसिस में देते हैं, डैट इज़ एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए देंगे, और अगर कोई इन्फेक्शन होगा उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने एक ली है, एरिथ्रोमाइसिन।
अब अगर कुछ अटैक्स आ जाते हैं यानी कि कन्वल्शंस के दौरान हम किस तरह से केयर करेंगे पेशेंट की, तो डैट आर सबसे पहले पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ भी पेशेंट को खाने के लिए नहीं देना है, क्योंकि वो डायरेक्टली लंग्स में चला जाएगा और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए उसके फ्लूइड्स को रोक देना है, उसके खाने को रोक देना है। एंड देन अगर उसमें क्योंकि सीजर्स आ सकते हैं एंड टंग बाइट्स को रोकना है, और टंग बाइट्स को रोकने के लिए उसके दांतों के बीच में कुछ स्पून या फिर कुछ कॉटन रख देना है, जिसकी वजह से वो टंग बाइट नहीं कर पाए। एंड द लास्ट वन इज़ डिप्थीरिया। ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ ही है जो कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है, और इनिशियली ये गले पे असर करती है और बाद में जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स और स्किन है वहाँ पे भी अफेक्ट करना शो करती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो ये लेती है टू डेवलप इनटू ए डिजीज वो 3 to 4 डेज का रहता है। एंड सम साइंस जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डैट इज़ पल्स रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, फीवर हो जाता है, एंड अचानक से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील हो जाती है, वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं फील हो पाता, उसकी सांस में रुकावट पड़ जाती है, और उसकी जो टॉन्सिल्स है उसके मेम्ब्रेन के अराउंड काफ़ी ज़्यादा ग्रेश वाइट कलर हो जाता है, एंड टॉन्सिल्स की जो ग्लैंड्स है वो काफ़ी एनलार्ज बड़े हो जाते हैं। और डायग्नोस कर सकते हैं हम इसको, नेज़ोफेरेंजियल स्वैब ले लेंगे, एंड उसके अलावा एक स्पेशल टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए स्पेशली किया जाता है जिसका नाम है शिक टेस्ट, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रिवेंशन में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सबसे पहले इम्यूनाइजेशन, सेकेंड इज़ आइसोलेट करना पेशेंट को, और जितने भी आर्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना। ट्रीटमेंट में हम इसमें एंटी डिप्रेसेंट सीरम देते हैं जिसको हम एडीएस के नाम से जानते हैं, एंड इट इज़ गिवन एज 10,000 से लेकर 80,000 यूनिट्स, या तो हम इंट्रामस्कुलर देते हैं या फिर इंट्रावीनस, और कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे एरिथ्रोमाइसिन। अब जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एंड तक आते आते आपका मूड जो है बोरिंग से रिफ्रेशिंग हो जाएगा, वो कैसे होगा? वो ऐसे कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो जब भी कोई कुछ सीखे तो वो तो एक इंटरेस्टिंग बात होती है ना, रिफ्रेशिंग बात होती है, वो तो बोरिंग बात नहीं होती है ना। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और बाकी अगर आपकी कोई भी वेव्स है, कोई भी थॉट्स है, तो कमेंट सेशन आप लोगों का है, वहाँ पे आप आए, अपने वेव्स को, अपनी थॉट्स को शेयर करें, एंड डेफिनेटली दे विल बी अप्रिशिएटेड। और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। टेक केयर।